नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्धसत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो देशव्यापी किसान आंदोलन हो रहा है, जिसके 1 महीने से ज़्यादा समय अब हो चुके हैं और पुनः किसानों में और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच कल वार्ता की तिथि तय हुई है। उम्मीद करते हैं कि इस बार सरकार और किसान संगठनों के बीच को लेकर चल रहे गतिरोध दूर होगा और कोई न कोई इस किसानी और कृषि की समस्या को लेकर, एमएसपी को लेकर, नए कानूनों को लेकर कोई न कोई आम सहमति बनेगी। दोस्तों, जो इस देशव्यापी किसान आंदोलन ने देश की कृषि को लेकर जो एक सार्वजनिक विमर्श उत्पन्न किया, जिसको लेकर के तमाम मंचों पर, मीडिया में, सोशल मीडिया में, बुद्धिजीवियों में, एकेडमिक फ्रंट पर, पॉलिटिकल पार्टीज के सर्किल में जो खेती को लेकर के जो चर्चाएं हुई, वो तो सबको मालूम है कि कहीं न कहीं किसान अब अपने पेशे को लाभकारी बनाना चाहते हैं। कहीं न कहीं किसान अब इस स्थिति में आए हैं कि अब बहुत हो गया, हमने बहुत सारे नुकसान सहे, हमने बहुत सारे एक तरह से देश को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में, कृषि में आत्मनिर्भरता प्रदान करने में बहुत सारी अपने योगदान दिए, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हमारी माली हालत भी बेहतर हो, हमें अपने उत्पादों का बेहतर दाम मिले और हमारा पेशा केवल कृषि के मामले में लाभदायी बने। ऐसे में कल जो वार्ता होने वाली है किसान संगठनों और सरकार के बीच, हमें ये सबसे पहले ये जानना होगा कि सरकार की मुख्य मंशा क्या है। दूसरी तरफ हमें यह भी जानना होगा कि किसानों की मुख्य मंशा क्या है। जब हम दोनों की मंशा जो पब्लिक डोमेन में जो प्रकट किया जा रहा है, अगर उसको हम गौर करें तो वो बातें कोई और हैं और अंदर की बातें कुछ और हैं। एक तरफ किसान संगठन ये कह रहे हैं कि वो सरकार के 3 नए कृषि कॉरपोरेट कानूनों को वापस करने के अलावा और कुछ भी नहीं शर्त मानेंगे और इसी शर्त पर हम बातचीत करेंगे कि सरकार उन 3 कानूनों को वापस लेगी। दूसरी तरफ सरकार बार बार किसानों को यह आश्वासन दे रही है कि नए कृषि कानूनों में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो जिक्र आया है, उसके तहत किसानों का यह अंदेशा कि उनकी जमीनें कॉरपोरेट के स्वामित्व में ले ली जाएंगी, उसको लेकर के सरकार लगातार भरोसा दिए जा रही है। दूसरी बात सरकार ये कह रही है कि नए कृषि कॉरपोरेट कानूनों के जरिए, नए कृषि विपणन कानूनों के जरिए हमने एमएसपी के जरिए जो मंडियों में जो उत्पाद बेचे जाते हैं, उसमें मिडिलमैन और बिचौलियों के एक छत्र कारोबार को, उनके एकाधिकार को हमने समाप्त किया है। दोस्तों, हम इस कार्यक्रम के जरिए यह बताना चाहेंगे कि किसानों की तरफ से जो बातें कही गई हैं और सरकार की तरफ से जो बार बार जो स्पष्टीकरण दिया जा रहा है, ये दोनों बातें एक दूसरे को भ्रमित करने को लेकर के की जा रही हैं। हम आपको बता दें कि किसान संगठन भले उन 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहा है, लेकिन किसानों के अंदर में ऑब्जेक्टिव कुछ और है। किसानों को कृषि कॉरपोरेट कानूनों से उतनी नाराजगी नहीं है जितनी नाराजगी इस बात को लेकर के है कि उनके उत्पादों का बेहतर दाम नहीं दिया जा रहा है। और जब कृषि उत्पादों का कॉरपोरेट के जरिए जब ज्यादा से ज्यादा खरीदे जाने को सरकार नए कानूनों के जरिए फैसिलिटेट कर रही है, उस परिस्थिति में भी किसानों के दामों को न्यूनतम लाभकारी मूल्य देने की गारंटी का प्रावधान नहीं होना किसानों की असली चिंता का कारण है। और चूंकि सरकार इन 3 नए कृषि कॉरपोरेट कानूनों को लेकर काफी आपाधापी में आई, उस कोरोना काल में स्पेशल लोकसभा का सत्र बुलाया गया, संसद का सत्र बुलाया गया, कानून को तमाम पॉलिटिकल मैनेजमेंट के जरिए और फ्लोर मैनेजमेंट के जरिए पास किया गया। हालांकि उस समय भी इसका विरोध हो रहा था। सरकार के मुख्य साझीदार अकाली दल ने अपना समर्थन वापस ले लिया था
और उनकी प्रतिनिधि खाद्य संस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा भी दे दिया था। उसके बाद भी सरकार ने इतनी ज्यादा जिद दिखाई कि उसने कृषि कॉरपोरेट कानूनों को पास करके ही छोड़ा। तो ऐसे में किसान संगठन जो इस कानून के विरोध के मद्देनजर जो अपने उत्पादों का लाभकारी मूल्य लेना चाहते थे, कहीं ना कहीं जो यथास्थितिवाद था, उस यथास्थितिवाद को वो बनाए रखना चाहते थे। क्योंकि उन्हें ये मालूम था कि 55 साल तक कृषि को लाभकारी नहीं बनाया गया, तो अब क्यों न इन नए कॉरपोरेट कानूनों के विरोध के जरिए देश के सारे किसानों को संगठित किया जाए। और जब ये कानून जब सरकार ने ये पारित करवा लिया, उसके बाद किसान संगठनों का जो वो विरोध था वो ज्यादा मुखरित नहीं हो पाया। और कहीं न कहीं किसान संगठनों के वो तमाम नेता और पर्दे के पीछे काम करने वाले वो तमाम कृषि से जुड़े हुए संगठन, उन्होंने ये तैयारी की कि ठीक दिसंबर के जाड़े में जब बिहार के चुनाव का परिणाम आ जाएगा तो हम बड़ी लंबे आंदोलन की तैयारी करेंगे और उस ठंड में आंदोलन में बने रहने के लिए और किसानों को वहां पर आमंत्रित और एक तरह से उनको अट्रैक्ट करने के लिए वो सारी व्यवस्थाएं की गई। और एक बड़ी अच्छी रणनीति के तहत राजधानी दिल्ली के चारों सीमाओं पर पूरी एक तरह से अपनी गोलबंदी, घेराबंदी और एक तरह से जमाबंदी करने की पूरी एक तरह से योजना बनाई गई। और दूसरी तरफ सरकार ने किसान संगठनों से वार्ताओं का भी लंबा सिलसिला किया। 3 या 4 चरण में या 5 चरण में वार्ताएं भी हुई। सरकार की तरफ से बड़ी होशियारी से कृषि मंत्री के अलावा कॉरपोरेट सेक्टर की लॉबी को रिप्रेजेंट करने वाले पीयूष गोयल को वार्ताकार में रखा गया। यानी कि तय बात थी कि कॉरपोरेट के इंटरेस्ट को इस कृषि कानूनों के जरिए फुलफिल करने के इंटरेस्ट को पीयूष गोयल बड़ी मजबूती से रक्षा करेंगे। इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें किसानों से वार्ताकार के रूप में तय किया। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर बार बार सरकार की वही घिसी पिटी दुहाई देते रहे, मानो कि किसान सचमुच में अपने विरोध का जो सबसे मुख्य अवयव मानता है कि एमएसपी जारी रहनी चाहिए। सबको पता है, किसान संगठनों को भी पता है। और मैंने खुद जो है गाजीपुर में आंदोलनरत कई किसान संगठनों और उनके कई प्रतिनिधियों से मैंने खुद बात की। और बात करके जब मैंने उनसे ये कहा कि क्या आप सचमुच कृषि कॉरपोरेट कानूनों के खिलाफ हैं या खेती का लाभकारी मूल्य चाहते हैं, मैंने जिनसे बात की सभी ने एक स्वर से कहा कि हमारा उत्पाद जो भी खरीदे, चाहे अंबानी खरीदे, अडानी खरीदे या शिवदासानी खरीदे या सरकार की मंडियां खरीदे, हमें पर्याप्त और उचित दाम चाहिए और देशव्यापी वो दाम मिलना सुनिश्चित होना चाहिए। और चूंकि किसान संगठनों को अपना दबाव मनवाना है, चूंकि एमएसपी को लेकर के 55 साल तक पहल नहीं की गई, तो नरेंद्र मोदी सरकार के सामने किसान इस बात को आगे नहीं रखना चाहते हैं कि हमें लाभकारी मूल्य दो। वो सीधे कहते हैं कि हमें उन कृषि कॉरपोरेट कानूनों को वापस करो। लेकिन अंदर खाने जो किसानों की स्ट्रेटेजी है, वो स्ट्रेटेजी यही है कि एक तो जो 55 साल से मुश्किल से पूरा देश का किसान इस तरीके से आंदोलित हुआ, मुद्दे बड़े मौलिक हैं, खेती को लाभकारी बनाने का और सभी कृषि उत्पादों को बेहतर मूल्य प्रदान करने का। तीसरा, जो एक तरह से और भी एक बड़ा ही मौजूद सवाल है कि जो नकदी फसल है, जिसमें कि गन्ना है, दूध है, कपास है, इनके जो भुगतान है ये कई महीने और कई वर्षों के बाद दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों के तमाम उत्पादों के मूल्य का भुगतान समय पर हो, यह भी मांग कहीं ना कहीं इस किसान संगठन के इस आंदोलन में मुखरित हुआ है। और उनके सभी नेताओं ने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि हमारा उत्पाद कोई निजी क्षेत्र खरीदे, उसे हमें कोई कोताही नहीं है। तो दोस्तों, हम ये बताना चाह रहे थे कि इस आंदोलन के बहाने जो किसान बार बार ये शर्त लगा रहे हैं कि सरकार पहले अपने 3 कानूनों को वापस लेने का एक तरह से आश्वासन दे, भरोसा दे, उसके बाद वार्ता होगी। और सरकार दूसरी तरफ न केवल अपनी इस जिद पर अड़ी है, बल्कि वह भी जो किसानों के सामने जो सफाई दे रही है, वह भी एक तरह से दिग्भ्रमित करने वाला है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बार बार यह सफाई दी है कि किसानों की जमीन जो है वो सुरक्षित रहेगी। किसानों को भी ये बात मालूम है कि हमारी जमीन सुरक्षित होने जा रही है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो ये प्रयोग भारत में किया जा रहा है वह भी ऐसा नहीं है कि ये प्रयोग पहले नहीं हुआ है, थोड़ा सा कानूनी रूप से, सांगठनिक रूप से देश भर में होगा। लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकारों को यह बात गलत तरीके से मैसेज कर दी गई है कि अगर आप अगले 5 साल में खेती की आमदनी को दोगुना करना चाहते हैं तो आपको कॉरपोरेट और किसानों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मॉडल एक तरह से व्यापक लेवल पे बनाना चाहिए। मुझे लगता है कि ये सरकार की तरफ से निहायत बेवकूफ़ी भरी पहल है। कॉरपोरेट और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया जा सकता है, बहुत जगह हो भी रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां जो फूड चेन चलाती हैं वो अपने अपने तरीके से फार्मिंग करती हैं। यहां तक कि रामदेव भी अपने कई एकड़ खेत में जो है आंवले की खेती करते हैं। तो ये अपने अपने नीड के मुताबिक जो फूड चेन चलाने वाली कंपनियां हैं वो कॉर्पोरेट फार्मिंग करें, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करें, वह एक बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि देश के 15 करोड़ किसान परिवारों से जुड़ा शताब्दियों से चला आ रहा यह उत्तम पेशा, अगर उनकी आमदनी को आप दोगुना करना चाहते हैं, अगर आप उनके जीडीपी में योगदान को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको फंडामेंटल इशू एड्रेस करना होगा। और इन नए कृषि कॉर्पोरेट कानूनों के जरिए यह बात तो सिद्ध हो गई कि आप देश के प्राइवेट सेक्टर को, जो एक विशाल जो एग्रीकल्चर और फूड का जो मार्केट है, जो खास करके इस कोरोना की व्यापक देशबंदी में भी जो कारोबार ठप नहीं रहा, सारे कारोबार ठप थे, लेकिन सब्जियों का, फलों का, अनाजों का और तमाम फूड और एग्रीकल्चर उत्पादों का कारोबार वो निरंतर जारी रहा। और कहीं ना कहीं लॉकडाउन से जो प्रोड्यूसर इकोनॉमी थी, जो रूरल इकोनॉमी थी, वह भी चल रही थी। और कहीं ना कहीं मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की जो इकोनॉमी थी वह भी चल रही थी। तो इस परिस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कॉरपोरेट को फैसिलिटेट करने के लिए जो ये कानूनी पहल की, वह एक किसानों को एक बड़ा मौका दे गया। वह मौका, वह मुद्दा जो पिछले 55 सालों से सुसुप्त पड़ा था, कहीं ना कहीं इस नए कानूनों के जरिए उसे अभिव्यक्ति मिली, कहीं ना कहीं वह मुद्दा मुखर हुआ। और इस नए परिवेश में, नई परिस्थिति में और नए आलोक में किसानों का जो ये देशव्यापी जो एक कंसेंसस बना है कि हमें एमएसपी को लीगलाइज करना। दोस्तों, मैं बता दूं कि करीब 7 साल पहले जब देश में फूड इन्फ्लेशन चल रहा था तो मैंने अपनी पत्रिका इकोनॉमी इंडिया में इस पर एक बड़ा आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल में मैंने एमएसपी को लीगलाइज करने की बात की। उस आर्टिकल में हमने कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य और अधिकतम खुदरा मूल्य व्यापक रूप से तय करने की बात की। हमने उसमें यह कहा कि सरकार की तमाम एजेंसियां सीजन में इंटरवेन करें, मार्केट में खरीदारी करें, जिससे कि मार्केट में सप्लाई ईज हो और डिमांड बढ़े, जिससे कि किसानों के उत्पादों का मूल्य न गिरे। और ऑफ सीजन में कीमतें ना ज्यादा बढ़े, वो सरकारी एजेंसियां बाजार में उन उत्पादों को जारी करें, जिससे कि सप्लाई इसमें भी ईज हो और बढ़ते डिमांड के मुताबिक सप्लाई एक तरह से इक्विलिब्रियम ला सके। तो डिमांड और सप्लाई का मैनेजमेंट न केवल सीजन के लिए जरूरी है बल्कि ऑफ सीजन के लिए भी जरूरी है। हमने इस मुद्दे को भी उठाया था कि जब ओवर सप्लाई होती है, किसी भी जिन्स का उत्पादन ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस स्थिति में हमें अगर हम बेहतर मूल्य नहीं देते हैं, अगर बाजार में गिरे हुए मूल्य को हम नहीं थामते हैं, तो हमें अगले साल के संकट के लिए तैयार हो जाना चाहिए। क्योंकि किसानों में यह मैसेज आता है कि इस बार हमने प्याज की खेती बहुत अच्छी की, टमाटर की बहुत अच्छी खेती की, लेकिन जब बाजार में बिकने का समय आया तो ओवर प्रोडक्शन में उसके दाम गिर गए, मार्केट में गलट हो गया। तो फिर उन्होंने अगले साल सीजन में वो खेती नहीं करी। हमने ये कई उत्पादों में देखा है, सरसों में, लहसुन में, प्याज में, कि जिस साल जिसकी पैदावार ज्यादा हुई अगले साल बाजार में संकट हुआ। लेकिन 55 सालों में तमाम सरकारों ने, चाहे जिनकी भी सरकार हो, उन्होंने हमेशा इस बात को प्राथमिकता दी कि कृषि जिन्सों का इन्फ्लेशन न बढ़े, क्योंकि उनके लिए ये पॉलिटिकल ज्यादा हानिकारक होता है। राजनीतिक रूप से महंगाई एक ज्यादा बड़ा मुद्दा बनता आया है और तमाम चुनावों में उसने अपनी भूमिका अदा की है। डिमांड सप्लाई के मिसमैनेजमेंट की वजह से, चाहे इंपोर्ट न करना या सप्लाई नहीं बढ़ाना, कुल मिलाकर के मुद्रास्फीति को थामने की गाज
हम कृषि उत्पादों के मूल्य को कम से कम रख करके ही पूरा करते हैं और इसी नीति पर 55 साल से सारी सरकारें चलती आई। नरेंद्र मोदी ने कमोबेश एमएसपी जरूर बढ़ाया, लेकिन जब खेती की आमदनी को दोगुना करने की बात आई तो वह अपने सलाहकारों के जरिए कॉर्पोरेट और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को उन्होंने सबसे बड़ा मॉडल चुन लिया। मानो ये यूरोप और अमेरिका हो कि जहां पर जो है सैकड़ों एकड़ में फार्म साइज होते हो। भारत में खेती एक घरेलू पेशा है, एक हाउस होल्ड एक्टिविटी है और निर्वाह पेशा से लाभकारी पेशा बनाना है तो हमें उन तमाम सवालों के अलावा जो एक मैंने पहले कार्यक्रम में 10 मुद्दों को उठाया था, उन मुद्दों के सहित जो सबसे पहला मुद्दा बनता है कि आप एमएसपी में सुधार लाइए। तो एमएसपी में सुधार लाने की कवायद सरकार ने न कर कॉर्पोरेट और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को आगे बढ़ाया, खेती के बाजार को तो खोला, लेकिन खेती के उत्पादों के मूल्य को निर्धारित करने को लेकर के कोई पहल नहीं दर्शाई, जो कि किसानों में असंतोष का कारण बना। आज लगातार किसान जहां पर वो आंदोलनरत हैं, जहां पर वो इकट्ठे हुए हैं, चाहे आप सिंघू बॉर्डर पर जाएं, चाहे टिकरी बॉर्डर पर जाएं, चाहे गाजीपुर बॉर्डर पर जाएं या राजस्थान के बॉर्डर पर जाएं, सभी किसानों से आप बात करें, सभी अपना दुखड़ा रोते मिलेंगे। वो कहेंगे कि हमारे गन्ने का जो है पेमेंट 2-2 साल से अटका पड़ा है। वो कहेंगे कि हमारे बाजरे की कीमत जो है वो महज 700 रुपए पर क्विंटल है और बाजार में जाते ही बनिए जो है इसे 1500 और 1800 पर क्विंटल बेच देते हैं। हमें ये मालूम है, हम कहीं ना कहीं खेती की फैमिली से बिलोंग करने के नाते और पूरी ग्रामीण और कृषि इकोनॉमी के रज्जे रज्जे से वाकिफ होने के नाते हमें यह मालूम है कि किस तरीके से हम खेती के तमाम उत्पादों को अंडर प्राइस करते आए हैं। हम केवल उन्हें कुछ सुविधाएं देकर उत्पादन तो बढ़ाने में कामयाब होते रहे हैं, लेकिन जब भी पब्लिक डिस्कोर्स हुआ है एग्रीकल्चर पर, जब भी कोई नैरेटिव बनी है, तो लगातार हम केवल सुविधाओं की बात करते आए हैं। हमें मालूम है कि देश में कृषि के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी काम हुआ है, काफी सुविधाएं हुई हैं, फर्टिलाइजर से लेकर के तमाम चीजों का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, तमाम जो है कृषि की विज्ञान संस्थाएं और तमाम कृषि विश्वविद्यालय आए हैं, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट और प्रयोग हुए हैं और हर क्षेत्र में चाहे मिट्टी की जांच हो, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स हो या फर्टिलाइजर का प्रचलन हो या मिक्स खेती हो या इंटेंसिव खेती हो या खेती का बीमा हो या खेती की मार्केटिंग, मंडी और भंडारण हो, अलग अलग मोर्चों पर या खेती का मैकेनाइजेशन हो, सब पर काम हुआ है और उस काम को लेकर के हम संतुष्ट हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और इनपुट के मामले में खेती को काफी हमने फैसिलिटेट किया है। लेकिन जो फंडामेंटल रिफॉर्म है, जैसे कि लैंड रिफॉर्म पहले कभी इशू हुआ करता था, अब तो वो बेमानी हो चला। आज की तारीख में लाभकारी मूल्य देने का मामला है, वह भी एक बड़ा इशू है। लोग कहते हैं कि खेती के नाम पर टैक्स की छूट मिली है, अगर हम उद्योग का दर्जा देंगे तो उन पर करारोपण होगा। तो मैं ये कहता हूं कि जो कर अदा करता है वो तो मालामाल है और जो कर नहीं अदा करता है वो तो कंगाल है। इसलिए कर से मुक्त करने का मतलब खेती में कोई बनता नहीं। हम कर से मुक्त तो किए हुए हैं, लेकिन फिर भी उनकी आमदनी नहीं बढ़ रही है। अगर कोई कर अदा करके ही अपनी आमदनी को ठीक ठाक रखता है, अपनी जीवन स्तर को बेहतर बनाता है, तो हमें तो यह व्यवस्था ज्यादा बेहतर लगती है। तो कहीं ना कहीं हमें पूरे पब्लिक डिस्कोर्स को, पूरे एग्रीकल्चर थिंकिंग को, पूरे एग्रीकल्चर के पॉलिसी रिजीम को बदलने की जरूरत है और हमें यह तय करना होगा कि देश की 2/3 आबादी या 15 करोड़ परिवार और उनके 60 करोड़ सदस्य जीडीपी में जो योगदान करते हैं वो केवल 15% का करते हैं। आज आप तमाम आंदोलित किसानों से आप बात करें, वो कहते मिलेंगे और ये वास्तविकता है और ये कोई नए तथ्य नहीं है कि अगर हमारे परिवार में अगर बाहर से कोई इनकम ना हो, चाहे कोई पुलिस की नौकरी या सेना की नौकरी या कोई कारोबार या कोई घर का सदस्य बाहर में जाकर के कोई कमाई करता हो या नौकरी करता हो या साइड का कोई बिजनेस हो या कोई ट्रेड हो, तो केवल खेती के भरोसे तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। ये आज स्थिति है। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम के जरिए हम ये बताना चाहते हैं कि जो ये वार्ताएं और जो ये आंदोलन जो चल रहा है और सरकार और किसानों के बीच जो गतिरोध चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सफाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को यह लगता है कि पिछले 6 साल में उन्होंने पूरे देश के को एक तरह से डिक्टेट किया और कहीं ना कहीं एक तरफा संवाद करके अपनी वो तमाम बातें थोपते रहे और इसी थोपने की वजह से देश की एक बनी बनाई इकोनॉमी नोटबंदी के जरिए जो है तबाह हो गई।
देश की एक बनी बनाई इकोनॉमी आधे अधूरे जीएसटी रिफॉर्म की वजह से बिजनेस चौपट हो गया या फिर पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ पाया। कोरोना के नाम पर रातों रात लाई गई देशबंदी से देश की इकोनॉमी का पूरा मोमेंटम समाप्त हो गया और कहीं ना कहीं जीवन की वो दुश्वारी लोगों को, करोड़ों लोगों को झेलनी पड़ी। और अब रातों रात जिस तरीके से कृषि कॉर्पोरेट कानूनों को लाया गया, स्पेशल संसद का सत्र बुला करके बिल पास किया गया, लेकिन जब यह मुद्दा बना, जब देश में आंदोलन का एक बड़ा इशू बना, तब संसद के सत्र को, शीतकालीन सत्र को बुलाने में सरकार ने कन्नी काट लिया और कहीं ना कहीं वो आंदोलन से उपजे विवाद को लेकर के कृषि पर होने वाले बहस से बचने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बार बार सफाई देने का कोई मतलब नहीं बनता कि किसानों की जमीन नहीं ली जाएगी, किसानों को एक बहुत बड़े आमदनी का मौका मिला है। किस तरह से मौका मिला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या यह मालूम नहीं है कि देश की खेती में सीजन के टाइम में हर उत्पादों की कीमतें गिरती हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह मालूम नहीं है कि जब कॉर्पोरेट खरीदेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा सस्ता सामान खरीदेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह क्या मालूम नहीं है कि बिना रेगुलेशन के निजी क्षेत्र को हमेशा जो है वो मुनाफे का एक तरह से ब्लड टेस्ट करती है। जब रेगुलेशन होता है, जब उस पर बाध्यता होगी कि आपको निर्धारित दर से नीचे की कीमत पर आप मंडियों से कोई भी उत्पाद नहीं खरीद सकते या बाजार से कोई उत्पाद नहीं खरीद सकते, तो फिर ये बार बार सफाई देने का क्या मतलब कि किसानों को बहुत बड़ा मुनाफा होने जा रहा है? बार बार ये सफाई देने का क्या मतलब कि आपकी जमीन नहीं छीनी जाएगी? ये सब बेईमानी है। हमें भी मालूम है कि जमीन नहीं छीनी जाएगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि आप इसको एक सिनोनिमस बना लें देश के 15 करोड़ किसानों की माली हालत सुधारने का। ये कहीं ना कहीं आप एक तरह से मॉड्यूल ला रहे हैं। आप मॉड्यूल पर काम करिए, आप कॉर्पोरेट को चलाइए। हम उनमें से नहीं है कि हम कॉर्पोरेट को गाली दें और किसी न किसी बिजनेस एक्टिविटी को हम हतोत्साहित करें। देश की इकोनॉमी में कॉर्पोरेट का योगदान है, लेकिन जब वह कॉर्पोरेट क्रोनी कैपिटलिज्म में बदल जाए तो वह देश के लिए बेहद खतरनाक होता है। जब सारे नॉर्म्स रेगुलेशन के तहत देश की इकोनॉमी चलती है तो फिर उससे कोई नुकसान नहीं होता है। तो बहरहाल हम यह स्पष्ट करना चाहते थे कि किसानों ने भी जो रणनीति बनाई है वो बड़ी अच्छी रणनीति बनाई है कि जब तक हम सरकार पर कृषि कानूनों को वापस लेने का दबाव नहीं डालेंगे, तब तक सरकारों के जेहन में जो है वो बातें प्रमुखता से नहीं उठेंगी कि किसानों के माली हालत को हमें एड्रेस करना होगा, उन्हें बेहतर दाम देना होगा। और दूसरी तरफ सरकार के द्वारा जो ये बार बार फिजूल की सफाई दी जा रही है, बेमानी सफाई दी जा रही है कि किसानों की जमीनें नहीं छीनी जाएंगी, और दूसरा कि किसानों को आमदनी का एक बहुत बड़ा अवसर मिला है, यह केवल एक तरह से रेटोरिक है। इसमें कहीं से भी कोई स्पष्ट कोई कॉन्क्रीट संभावना नजर नहीं आती है कि किसानों की आमदनी बढ़ेगी। और मिसाल आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश में 1500 रुपए क्विंटल गेहूं मिलता है और कॉर्पोरेट का ब्रांडेड आटा हमें 35 रुपए किलो मिलता है। मिसाल के तौर पे अभी सरसों की कीमत ऑफ सीजन में 60 रुपए और 65 रुपए किलो हो चुकी है और तेल 150 रुपए किलो हो चुका है, लेकिन इसका फायदा किसानों को नहीं जा रहा है। जिन्होंने सीजन में खरीदारी की होगी वो इसका फायदा उठा रहे होंगे और ये पहले से होता आया है। तो इसीलिए सरकारों के लिए लाजमी बनता है कि वो एमएसपी को लीगलाइज करें, एमएसपी में सारे कृषि उत्पादों को शामिल करें और एमएसपी का वाजिब निर्धारण करें। हमें लगता है जैसे ही एमएसपी को लीगलाइज करने और किसानों को पेमेंट समय पर देने को लेकर के कानून बना करके सरकार आएगी, किसान संगठन कॉर्पोरेट कानूनों का विरोध नहीं करेंगे, ये तय मानिए। मैं श्रोताओं और दर्शकों को इस बात को पूरे तौर पे ये बताना चाहता हूं कि ये सरकारों की टैक्टिस जो है वो ये है कि किसानों को लब्बो लुआब दिया जाए, और किसानों की टैक्टिस ये है कि सरकारों पर कानून वापस करने का दबाव डाला जाए, अन्यथा वो लाभकारी मूल्य प्रदान करने को लेकर के वो पहल नहीं करेंगे। अंत में दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने झूठे अहंकार और जिद को छोड़कर उन्हें किसानों के एमएसपी के निर्धारण को कानूनी दर्जा देने और उनके भुगतानों को समयबद्ध कानूनी रूप से तय करने को लेकर के पहल करना चाहिए और उन्हें
55 साल से इस अछूते पड़े मुद्दे का समूचा श्रेय लेना चाहिए और वो उन्हें श्रेय मिलेगा, नहीं तो उनकी नोटबंदी, देशबंदी, जीएसटी की तमाम महाभयानक और महान विफलताओं की श्रेणी में किसानों के आंदोलन को अनसुना करने का भी एक तरह से उन पर टैग लग जाएगा। पहले तो सरकार के समर्थकों ने और सोशल मीडिया पे उनके तमाम भक्तों के हुजूम ने इन किसान संगठनों के एक दो सिरफिरे लोगों के खालिस्तानी झंडे के नारे को इस कदर हाईलाइट किया गया कि ये डिमोरलाइज हो जाए किसान आंदोलन और उनकी नेशनलिज्म और देशभक्ति का जो सो कॉल्ड उनका जो डॉक्ट्राइन है, जो उनका नैरेटिव है, वो प्रिवेल करे। लेकिन अंततः अब सरकार के भी थिंक टैंक को इस बात का पता लग गया कि अब ऐसे दुष्प्रचारों के जरिए देश के इतने बड़े एक तरह से मौलिक मुद्दे और देश की इतनी विशाल कम्युनिटी के हितों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी नोट के साथ दोस्तों मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सुलगते सवाल पर मैं आपसे पुनः रूबरू होऊंगा। इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, सब बखैर, गुड बाय।